जय हिंद। हम लोग क्लास 6 का अध्याय 8 चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो हमारा राज्य बिहार के नाम से है। आइए, ये बिहार टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे हम। जो क्वेश्चन बीपीएससी ने पहले पूछे उसको हम पहले ही अंडरलाइन करके आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा कन्या विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती हैं। तो देखिएगा, ये पश्चिम चंपारण जिले के बारे में बता रहा है। तो कौन सा विद्यालय? गौनाहा मध्य विद्यालय कन्या में कहाँ से? नेपाल से कुछ छात्राएं आती है। तो ये बताना चाहता है कि बिहार और नेपाल का बॉर्डर मिलता है। और कितने ज़िले मिलते हैं तो ये भी आपको बता देंगे हम। अभी आगे चलिए, या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कर्मनाशा के निकट जांच की जाती है। उत्तर प्रदेश, सपोज करिए इस तरह से हमारा बिहार है, तो उत्तर प्रदेश से हमारा बॉर्डर लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज से शुरू होकर के रोहतास तक 8 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। तो राजमार्ग संख्या 2 पर कर्मनाशा नदी के निकट यहाँ पर गाड़ियों की जांच की जाती है। बंगाल बंद होने के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेनें लेट हो जाती है। ये बता रहे हैं कि बंगाल जब बंद हो जाती है, बंगाल बंद होने के कारण, क्योंकि हमको पता है कि हमारा बिहार की सीमा बंगाल से भी मिलती है। फिर देखेंगे कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 में दरार पड़ने से राजू के दादाजी आज पटना नहीं पहुंचे, क्योंकि आपको बताते हैं यहाँ पे भूमिक्षरण होता रहता है, तो इसलिए रोड क्या हो जाता है, उसमें सेफ़ नहीं हो पाता। फिर आप आइए आगे बढ़ते। ये हमारा बिहार है, प्यारा भारत है। प्यारा भारत में छोटा सा एक राज्य है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे ग्रीन कलर में। ये हमारा प्यारा भारत है और ये हमारा छोटा सा राज्य बिहार है। पूरब में देखेंगे तो इस तरह से, तो ये पूरब में हो गया। तो बोल सकते हैं कि ये पूर्वी क्षेत्र है भारत का। कैसा, कौन सा क्षेत्र में? पूरब में है। आइए, गुरुजी ने बच्चों के सामने कुछ सवाल रखे और कहा, सोच कर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, अब आइए जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। तो हमने ढूंढ करके बता दिया। सपोज इस तरह से आप नक्शा बनेंगे तो बिहार यहाँ पर है। यहाँ पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। अब बिहार का मैप बनाएंगे इस तरह से, देखिएगा तो ये पूरब से पश्चिम तक आपको 483 किलोमीटर दिखेगा, और उत्तर से दक्षिण तक आपको 345 किलोमीटर तक लंबाई इसकी दिखेगी। 483 और 345, इसको याद रखेंगे। हम अक्सर अपने आसपास के चारों ओर खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसे घर हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। जो आसपास के क्षेत्र रहते हैं उसको हम लोग क्या कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक इसी तरह राज्यों से सटे दूसरे राज्य भी जो पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि हमारा भी पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। जैसे पश्चिम में हमारा पास कौन सा है? उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में नेपाल में, उत्तर में नेपाल है, पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल है। तो देखिएगा, जैसे हमारे पड़ोसी एक दूसरे से काम आते हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और बिहार की चौहद्दी बता दी। तो सपोज करिए कि चारों बॉर्डर में कौन कौन सा है। पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश है। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश हमारा बिहार से कितना ज़िला टच करता है? बिहार का तो 8 ज़िले टच करते हैं। झारखंड से भी कितने ज़िले? 8 ज़िले। हम बिहार के सारा मैपिंग करवाए हैं। आप मेरा मैपिंग वाला वीडियो देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और सारा हम डिस्ट्रिक्ट को बताए हैं, अनुमंडल को बताए हैं, और कितने पंचायत हैं बताए हैं, लिटरेसी रेट कितना है, सारा हम बताए हैं। इस तरह से नेपाल से बॉर्डर, इस तरह से वेस्ट बंगाल से बॉर्डर हमारा पूरब से मिलता है। कुछ क्रियाकलाप है, अपने पड़ोसियों के नाम लिखिए। पड़ोसियों के यहाँ कौन कौन सी क्रियाएं आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, सोचकर लिखिए। पड़ोसी राज्यों की घटनाओं से आपका राज्य कैसे प्रभावित होता है? बिल्कुल, पड़ोसी राज्य में कुछ घटनाएं होती है तो बॉर्डर में सटे राज्यों में भी कुछ हमको प्रभावित होता है। सपोज करिए वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमारे यहाँ भी कुछ, हमारे फसल भी अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि उसके पानी हमारे यहाँ आ जाता है। बहुत सारी घटनाएं, क्रियाकलाप जो होती है हम पर इफेक्ट डालती है।
पड़ोसी राज्यों की घटनाओं की खबरों को अखबार से काटकर एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए और अपने राज्य पड़ोसी पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए और अपने राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। अब प्रशासनिक सीढ़ियाँ देखिए। आप देखेंगे गुरुजी ने प्रशासनिक बिहार में प्रशासनिक सीढ़ियों के बारे में बताएंगे बिहार का। गुरुजी ने बताया इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बांटा है। कितने प्रमंडल? 9 प्रमंडल। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 34 है। 9 गो प्रमंडल हो गया। प्रमंडल के बाद यहाँ पर हो गया जिले। जिले कितने हैं बिहार में? बिहार में 38 जिले हैं अभी करंट में। और इसके बाद जिले के बाद हो जाएगा इसके बोलो में ब्लॉक। प्रखंड प्रखंड हमारे पास 534 है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा कि हमारे पास कितने ब्लॉक है, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर वो लोग ऑफिसर बनते हैं। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल 5 पंचायत मिलकर एक क्या बनता है? प्रखंड बनता है। 5 पंचायत मिलकर के, 5 से ज़्यादा भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अपने देश का मानचित्र देखकर अपने ज़िले की चौहद्दी पता कीजिए। अपने प्रदेश का मानचित्र देखकर अपने ज़िले की चौहद्दी पता कीजिए। क्रियाकलाप में दिया है कि बच्चों के लिए कि चार्ट पेपर पर वृक्ष चित्र बनाकर अपने ज़िले का नाम लिखें। अपने ज़िले का नाम लिख दिया। उसके अंतर्गत आने वाले अनुमंडल की सूची बनाइए। उसमें कौन सा अनुमंडल, सपोज करिए हम ले लिए अररिया। अररिया कौन सा अनुमंडल में आता है? तो ये पूर्ण्य अनुमंडल में आता है। हम ले लिए पटना। पटना कौन से? पटना को देख पर अनुमंडल है। इस कार्य क्षेत्र शिक्षक के सहयोग से आप हेल्प करके ले सकते हैं। आपके रिश्तेदार किन किन जिलों में रहते हैं पता कीजिए। आपको पता होगा आपका रिश्तेदार रोहतास है, कैमूर है, गया है। तो इस तरह से अब बिहार की जलवायु के बारे में गुरुजी क्या बताते हैं। बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म और शुष्क जलवायु मिलती है। बताइए, यहाँ की जलवायु मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी। ये क्वेश्चन पूछा है। कैसी मानसूनी है? मानसूनी है। यह मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती है, एक ग्रीष्म, वर्षा और शीत। अब गर्मी के मौसम गुरुजी बताएंगे। गुरुजी ने पूछा कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई है? तो रेशमा बोल उठी, जब हाट बाजार, घरों, यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फ़ी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाए तो समझिए कि गर्मी का मौसम आ गया है। रेशमा नाम की लड़की है तो बोलती है जब हाट बाज़ार में ककड़ी वगैरह, लस्सी वगैरह बिकने लगे तो समझ जाना चाहिए कि गर्मी का मौसम आ गया। बच्चे ऐसे ही समझते हैं। होली के बाद से ही गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है तो जून तक पड़ती रहती है। कब तक पड़ती रहती है? जून तक। इस दौरान धूल भरी तेज हवाएं और आंधियां चलती है जिसे लू कहते हैं। ये लू वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में एसएससी में बहुत बार पूछा है कि उत्तर भारत में एक हवाएं चलती है गर्मी के मौसम, उसे क्या कहते हैं? उसे लू कहते हैं। तो याद रखिएगा। कभी कभी हल्की वर्षा भी हो जाती है। औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। 42 डिग्री से लेकर 46 तक एवरेज रहता ही है टेम्परेचर जून जुलाई में बिहार में। तो ये था गर्मी का मौसम। अब चलते हैं वर्षा का मौसम। बच्चे से कैसे डिफाइन करवाते हैं गुरुजी। गुरुजी ने पूछा वर्षा ऋतु कब आती है और इस समय हम क्या क्या करते हैं? तो महेश बोला यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है। नदियों में उफान आ जाता है। किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, प्लास्टिक के जूते इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। इन दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी खेती कामों में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है क्योंकि धान की खेती होने लगती है। नेपाल के तराई क्षेत्र में पहाड़ी से तेजी से गिरने के बाद नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती है जो नदियों के तल में जमा हो जाती हैं। इसके कारण नदियों का पानी का जो स्तर है आसपास इलाकों में फैल जाता है। कहाँ पे? नेपाल के तराई क्षेत्रों से पहाड़ी से गिरने वाली कंकड़ पत्थर नदियों में बढ़ जाता है, नदियों का स्तर बढ़ जाता है।
रोहित बोल उठा, अपने राज्य में बाढ़ तो बहुत आती है, बाढ़ खूब आती है, बहुत ज़्यादा आती है, बात सही है। देखिएगा गुरुजी ने बताया बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियाँ। तो ये सारी नदियों को याद रखेंगे, गंडक, बागमती, कमला, बकैया, महानंदा। महानंदा के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, वो कौन सी नदी है जो बिहार का सबसे पूर्व में? तो ये महानंदा नदी है। कोसी नदी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं? नेपाल से निकलती है, बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार। तो ये सारे, बागमती नदी भी, गंडक नदी भी, बूढ़ी गंडक, गंडक, ये सारे क्वेश्चन बनेगा। बागमती उत्तर प्रदेश में से हमारा बॉर्डर भी शेयर करता है, इस तरह याद रखेंगे। तो इस सारी नदियों को कहता है जिनका उद्गम नेपाल में है, जैसे कोसी का उद्गम नेपाल में है, गंडक वगैरह भी नेपाल से आ रही है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर का पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र, लोग वर्ष में लगभग 3-4 महीने दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। तो दोहरी ज़िंदगी रिलेटेड है, सपोज़ करिए 4 महीना जो बाढ़ का प्रकोप होता है और 8 महीना तो हमारे 12 महीना का होता है 1 साल। तो 4 महीना ये बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित होते हैं, अपने घरों से दूर जाकर कहीं पे टेंट लगा कर रहते हैं, और 8 महीना अपना सरल जीवन जीते हैं। आइए दोहरी ज़िंदगी के मायने देखते हैं। सपोज़ करिए ये नदियाँ हैं, देखिए जब ये नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो ये लोग अपने टेंट लगा कर दूर चले जाते हैं, और वहाँ पे अपनी हर चीज़ों का सुविधाओं से थोड़ा बहुत परेशानियाँ होती रहती हैं, और गवर्नमेंट और कुछ संस्थाएं काम करती है। तो दोहरी ज़िंदगी। गुरुजी बोले, पिछले दिनों मेरी भेंट सहरसा ज़िले के एक किसान से हुई। अब देखिए गुरुजी उसका मुलाकात किससे करवा रहे हैं? किसान से। बातचीत के क्रम में उसने बताया कि पूर्वी बांध से पश्चिमी के बीच लगभग 1100 किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित ज़िंदगी जीते हैं। हम आपको बता दें 4 महीना वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसको बोलते हैं विस्थापित ज़िंदगी। ऐसा बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के तटबंधों और स्परों पर रहते हैं। तो याद रखना है, कहाँ पर रहते हैं लोग? तटबंध और इस पर, इसको याद रखिए, अभी क्वेश्चन पूछेगा। वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों के ऊंचे स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी इनके मवेशियों को बहा ना ले जाए। फिर गुरुजी क्या बोलते हैं? घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर की बीज छींट देते हैं। तटबंध पर जाने से पहले खेतों में पानी आता है तो मनीजर के बीज छींट जाते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे में डंठल के रूप में तैयार होता है, जो जलावन के काम आते हैं। याद रखेंगे, मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में फसल के बजाय डंठल वाले मनीजर के बीज क्यों छींट देते हैं, आपको पता करना है। दक्षिण बिहार में मनीजर के डंठल जैसी किसी पौधे की खोज कीजिए। मनीजर के बीज कैसे होते हैं? तटबंध और इस पर क्या होता है? ज़िंदगी बिताते हैं ऊंचे स्थानों पर। देखिएगा, तटबंध पर रहते हुए वे मवेशियों की दूध की बिक्री, बचा कर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना और सहकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। जब वो ज़िंदगी तटबंध पर माफ़ करिएगा, तटबंध पर बिताते हैं तो मवेशियों से प्राप्त होने वाला दूध की जो बिक्री होती है, बचा कर रखे गए अनाज होते हैं, मछलियाँ पकड़ना और सहकारी सहायता पर वो निर्भर रहते हैं। ये अपने गांव एक खेतों का पानी में डूबे रहते हैं, देखते रहते हैं। बाढ़ में घिरे गांव अपने घरों को देखने के लिए इनके पास अपनी नाव होती है, जिसकी मदद से वे घर की देखरेख करते हैं या काम की चीज़ें ले आते हैं। नाव सरकारी सहायता से भी मिल जाती है। नाव देखिएगा, जब बाढ़ आती है तो गवर्नमेंट रिलीफ के तौर पर क्या करती है, कुछ नाव को देती है नदियों पे। पानी उतरते ही वापस गांव में लौटते हैं और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी में परवल, ककड़ी, मिश्रीकंद, अरहुआ, तरबूज, दोमट मिट्टी, मक्का, दलहन, गेहूं आदि की फसलें उपजाते हैं। जब ये बाढ़ चली जाती है तो ये सारी फसलें, क्योंकि बाढ़ के बाद आपको बता देंगे कि खादर मिट्टी आकर के जमा हो जाती है और ये उपजाऊ हो जाती है। फिर कहता अगले 8 महीने के लिए फिर इसे गृहस्थ बन जाते हैं, क्योंकि अगले साल पुनः 4 महीने बाढ़ विभीषिका झेलने को तैयार रहना पड़ता है। तो इन्हों दो जिंदगी बिहार में जीते हैं। आगे बढ़ेंगे, सब बताइए। बाढ़ का पानी उतरते ही गांव के एवं घरों की प्राथमिकता ज़रूरत क्या क्या होती है? गांव का पानी सपोज चले जाएगा तो क्या प्राथमिकता होगी? पहले साफ़ सफाई किया जाए, क्लीनिंग किया जाए, उसके बाद फिर अपना व्यवस्था देखा जाए।
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बरसात में उत्तर बिहार के लोग किस प्रकार की कठिनाई झेलनी पड़ती है। आपको बता दें, सपोज इस तरह से हम अपना मैप बनाएं तो उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा नदियों का जाल बिछा हुआ और सारी नदियां ढलान के साथ नेपाल से आती है और बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप लेता है। लेकिन दक्षिण बिहार में नदियां कम है, बारिश वगैरह भी दक्षिण बिहार में कम पड़ती है, तो इतना बाढ़ नहीं देखा जाता, ना के बराबर ही देखा जाता है। यहाँ पे सुखाड़ पाया जाता है, खेती करने में समस्याएं होती रहती है। लेकिन उत्तर बिहार में कोसी नदी एक बार बहुत ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप लाती है। बाढ़ के बचाव के कुछ उपाय बताइए। तो आप सोचते रहिए क्या क्या बाढ़ का बचाव का उपाय है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या यह बरसात पूरे राज्य में समान रूप से होती है? हम आपको बता दें, समान रूप से नहीं होती है। एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में पूरा पानी नहीं रुकता है, तो दक्षिण भारत में पानी ही नहीं रहता है। कई किलोमीटर तक जल ही जल नज़र आता है। ये लगभग 4 महीने तक खेतों में जमा रहता है। अब सोचो कि बरसात के मौसम में प्रदेश अलग अलग हिस्सों में जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। कोसी परमंडल जिले में रहने वाले लोगों के बारे में बरसात के महीने में अखबारों से जानकारी इकट्ठा करो और ख़बरों की स्क्रैप बुक बनाओ। कोसी परमंडल के बारे में तो कौन कौन से हैं कोसी परमंडल में? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे टाल क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि टाल क्षेत्र क्या होता है। तो पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा के बढ़िया मोकामा तक टाल क्षेत्र या ताल क्षेत्र कहलाता है। पटना का पूरब वाला हिस्सा, सपोज ये पटना है तो पटना का पूरब वाला बढ़िया फतुहा से लेकर बढ़िया मोकामा तक। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, कौन सी खेती होती है। तो ज़रा वहाँ की कहानी भी उन्हीं लोगों ने सुने। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। यहाँ पानी पूरे बड़े इलाकों में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा ताल या दृश्य उपस्थित करता है। पानी गंगा नदी से ना होकर के एक फैल जाता है, जिसे ताल का क्षेत्र बनाता है। आप देखें ताल क्षेत्र के रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। कहाँ से जाएंगे? रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाएंगे तो दोनों ओर आपको कैसा दिखेगा? समुद्र जैसा, क्योंकि पानी ही पानी दिखेगा। बीच से रेलगाड़ी गुजरती है। एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वह लोगों से पूछता हूँ कि चारों ओर पानी भरा है, धान की फसल रोपोगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे? क्योंकि देखता है जब बारिश हो जाती है, पानी हो जाता है तो धान का हम लोग सोचते हैं कि क्या, आप जैसे सपोज करिए बारिश होने लगती है तो सारे किसान तैयार हो जाते हैं धान लगाने के लिए, तो वो भी बच्चे पूछते हैं रोपोगे नहीं तो खाओगे कैसे? रामधनी पूछते हैं। अब देखिएगा, यही नाम था उस आदमी का जिसने जवाब दिया। लगता है पहली बार इधर आए हैं आप। अरे यह ताल क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? ताल क्षेत्र है। इस ताल में किसी का घर नहीं होता है। इस यहाँ पे ज़मीन भी किसी का नहीं होता है, खेती भी करने के लिए नहीं होता, होता भी है तो अभी देखिएगा कुछ कंडीशन है। यह हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं है। खरीफ का फसल धान से हो गया। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और ज़मीन दलदली होती है तब हम इनमें दलहन और रबी की फसलें बोते हैं। तो आपको ताल क्षेत्र में समझना चाहिए, दलहन वाले मटर, दलिया वगैरह, दाल वगैरह उगाते हैं। और रबी फसल गेहूं, जौ, चना, ये सारे फसल हम लोग लगाते हैं ताल क्षेत्र में। तो आपको खरीफ फसल नहीं लगने को दिखेगा। क्या 3-4 महीने में पानी भरे रहने पर खेतों में मेर बचे रहते हैं? अब क्वेश्चन पूछता है, सपोज मेर उसको बोलते हैं। देखिएगा, ये सपोज ये गोपी लाल का खेत है, ये मोहन लाल का खेत है। आप ये मोहन लाल और खेत इसमें जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, बैरियर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोल रहा है? मेड़ बोलते हैं, तो इसको मेड़ बोलेंगे। अब बताए, क्योंकि जब पूरा बारिश का पानी होता है तो मेड़ ख़त्म हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो वो पूछ रहे हैं, क्या कहता है? ये सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, मेड़? हमारे इन खेतों में मेड़ होते ही नहीं है। बताइए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। कैसे पता चलेगा कि ये खेत किसका है? सोहन का है, मोहन का है? फिर भला फसलों की रोपाई या कटाई कैसे करते होंगे? सवाल स्वाभाविक है, कैसे करेंगे ताल क्षेत्र में? वह बताने लगा, पानी भरे रहने से बड़े मेड़ समाप्त हो जाते हैं। मेड़ क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। हम अपने खेतों की बुआई अंदाज से कर देते हैं। हमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं होता है। इसमें से क्या होते हैं? ये सारे चना, मसूर, दलहन और रबी फसल उपजाएंगे। फसल तैयार होने पर अपने ज़मीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देकर फसल काट लेते हैं। सपोज किसी का है 20 कट्ठा इधर इधर से, तो ये अपना लंबाई चौड़ाई हिसाब से अपना अनुसार काट लेंगे जितना ज़मीन उसका
अंक इस ज़मीन का रसीद में देकर जो फसल को काटते थे, सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की ज़बरदस्त फसल होती है। गेहूं की यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं। उसने यह भी बताया कि इधर दाल छाँटने वाली मिलें भी हैं। कौन सी मिलें देखेंगे, दाल पर इन्होंने फोकस किया है। पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है, ये दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। क्या यह सब्जियों के लिए उत्पादन के लिए अनुकूल है? अब क्वेश्चन बनता है, क्या यह ताल क्षेत्र सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल है? हाँ है। हाँ, पटना के निकट दियारा एवं जल्दा क्षेत्र। पता कीजिए ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा, सारा जितने भी है बाढ़ के द्वारा पानी जो जमा होते हैं वो सोख लिए जाते हैं, तो वो मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, सब्जियों के लिए उपयुक्त होते हैं। कल्पना कीजिए कि प्रांत के अन्य हिस्सों में खेती से मेर हटा दिए जाएं तो क्या होगा। मेर सपोज करो कि हम लोग सिंपल खेतों में मेर हटा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लड़ाई का जर, केस का जर तो आज यही है। थोड़ा सा हम लोग ज़मीन क्या होते हैं, इधर उधर चले जाते हैं भू, तो लड़ाइयाँ हो जाती है। अब देखेंगे वैसे वस्तुओं की सूची बने जो हमें ठंडे से बचाती है, और दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा के बीच के महीनों को लिखो। इस बीच और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इनकी सूची भी बनाइए। ये था हमारा वर्षा का मौसम। अब आते हैं जाड़े का मौसम। तो बच्चों से अब जाड़े का मौसम जानने के प्रयास करते हैं। अब जाड़े की बात करें गुरुजी, बात शुरू करते इससे पहले कि संजय बोल पड़ा। जाड़े में ठंडक पड़ती है। जाड़े में क्या पड़ती है? ठंडक पड़ती है। मेरी माँ रजाई और कंबल ओढ़ने के लिए निकाल लेती है। लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। माँ कहती है कि इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। तो जाड़े के मौसम में इसलिए तो हम लोग फ्रिज का आविष्कार करके दिखा दिए कि ये सारे सब्जी वगैरह को ख़राब होने से बचाती है। दादाजी तो गर्म पानी पीते हैं, गर्म चाय सबको भाती है। ठंडी के में ऊन की बिक्री बढ़ जाती है। ठंडी के मौसम में ठंड से बचने के लिए लोग मफलर बांधते हैं। राजू ने टोका, हाँ सर, अपने प्रधान सर भी इन दिनों टोपी पहन कर आते हैं और सबको कान ढकने के लिए कहते हैं। जाड़े की मौसम की बात हो रही है। वे सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता है? गुरुजी पूछ बैठे, बताओ ये कितना दिन तक जाड़े का मौसम चलता है? अब सब चुप। मुस्कुराते हुए गुरुजी बोले, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक इन दिनों का तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी महीने की शीतलहर चलती है। शीतलहर में तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यह प्रायः दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। ये ग्रीष्म ऋतु है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक। अब आते हैं बिहार में कृषि व्यवस्था देखेंगे। कृषि को कैसे डिफाइन करता है SCERT बुक। गुरुजी ने कहा, बच्चों तुम अगर गांव में रहते हो तो हर सुबह देखते होगे कि परिवार के लोग खेत और खलिहान में काम करने जाते हैं। वे कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। गांव में यही प्रमुख व्यवसाय है। अपने बिहार में धान की खेती प्रमुख है। अपने बिहार में किसकी खेती प्रमुख है? धान। तो धान कैसे फसल है? खरीफ फसल है। धान से ही चावल प्राप्त होते हैं। यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न खाने वाली फसल है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन और तेलहन भी हम खाते हैं। ये सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में तंबाकू, याद रखेंगे तंबाकू कहाँ पे उगाते हैं? वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम में तंबाकू। छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण में गन्ना। बताइए इन सारे इलाकों में क्या होती है? गन्ना का उत्पादन करते हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। सबसे ज़्यादा पूर्णिया और किशनगंज में खेती होती है। इन फसलों को कारखाने में ले जाया जाता है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़, जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। अब बिहार में वन देखते हैं, फॉरेस्ट। बिहार में ये तब का डाटा है, अब डाटा अपडेटेड कर लीजिएगा। बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई क्षेत्र में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। उत्तर पश्चिम में, याद रखेंगे, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ मिलती है? उत्तर पश्चिम के जंगल में, वहाँ पे कुछ वन मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों में कुछ हिस्सों में भी विरल वन, पतले वन मिलते हैं। जमुई, बांका जिला में भी कुछ हिस्से में जंगल हैं, जमुई और बांका में। गया तथा नवादा जिले में भी झारखंड के सीमाओं से सटे कुछ हिस्से पर वन आच्छादित हैं। ये आप क्वेश्चन पूछेगा वन से।
राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर की पहाड़ियों पे भी वन मिलते हैं। राजगीर का हमने भ्रमण करवाया है, कौन सा चैप्टर, 9th चैप्टर में, उसको भी अपडेटेड कर दिए हम क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं देखें देख लीजिए। राजगीर पहाड़ियों से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन यह अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन दिखते हैं, पतले वन दिखते हैं। अब तंबाकू के बारे में जानें। हमें अक्सर कई लोग तंबाकू खाते देखेंगे। बिहार में कई लोगों का मनपसंद है तंबाकू। क्या तुमने किसी तंबाकू की दुकान पर सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम तंबाकू का सरेसा बोर्ड देखे हो? इसका मतलब क्या है? कभी सोचा है गुरुजी? यह बातें चौंकाने वाली थी। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों में दिखता है क्योंकि सरेसा बोर्ड। आइए, गुरुजी ने कहा, मैं तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। वो तंबाकू बेचते और उन्हीं से जानते। देखिए, ये पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। किसी के माध्यम से जो उसके अनुभवी हैं उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाने का आइडिया देते हैं। दूसरे दिन गुरुजी के साथ नारायण लाल और सरेसा तंबाकू की जानकारी दी। नारायण लाल ने बताया कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिले में कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इन इलाकों में संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। अभी पूछेगा कि सरेसा क्षेत्र कैसा बोलते हैं? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इसको बोलेंगे SMB। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली को सरेसा क्षेत्र बोला जाता है क्योंकि सरेसा तंबाकू उत्पादन होता है। यहाँ के किसान गांव का नाम न होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। यह किसी खास गांव का नाम न होकर सरेसा पूरे इलाके का नाम है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बारी का अर्थ खेतों का खूब साफ रखकर तंबाकू के पौधे लगाते हैं, उसके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथ बेच देना होता है। हमारे जैसे कई छोटे दुकानदार की अर्थोपार्जन का साधन तंबाकू बिक्री है। तंबाकू बेच करके हम लोग उपार्जन करते हैं जीवन का। इन इलाकों के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यह मिट्टी भी चूना युक्त होती है तंबाकू क्षेत्र में। यह एक सीध में एक हाथ की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। शुरुआत में एक सप्ताह तक धूप से बचने के लिए दिन में पौधे को केले के पत्तों में या टोकरी में ढक देते हैं। क्यारियों में खरपतवार व ढेले बिल्कुल नहीं रहते हैं। तंबाकू धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन पत्तियों को तोड़कर उन्हें भिंगा कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्ते को लपेट कर रखे जाते हैं। चूँकि सरेसा इलाके तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। मीठी चीनी कहाँ से आती है बच्चों में? अब उत्सुकता बढ़ती है, जानने की चाहत होती है। बताइए, मीठी चीनी कहाँ से आती है? गुरुजी, गुरु गुड़ और चेला चीनी, ये कहावत है, गुरु गुड़ और चेला चीनी। ये मुहावरा हम रोज़ाना सामान्य बात में कहते सुनते हैं, मगर क्या कभी सोचा है गुड़ और चीनी कहाँ से आता है? गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिम चंपारण पहुंचना होता है। गुरुजी ने कहा तो सभी बच्चे सतर्क होकर बैठ गए। वो एकदम से सन्नाटा छा गया। गुरुजी कहने लगे, मैं वहाँ एक काम के लिए सिलसिले में गया था। वहाँ नेपाल की पहाड़ियाँ, देखिएगा ये है चीनी के मिल। नेपाल की पहाड़ियों का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला आता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त होता है पश्चिम चंपारण में। अब देखेंगे, बॉर्डर मिलता है नेपाल से। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए हैं, वे चीनी मिलों की ओर जाती रही हैं। चीनी मिल में किसान गन्नों को बेच देते हैं। तभी मनोज बोला, मेरे नाना जी बड़े किसान हैं, वे अकेले 100 सवा ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं, फिर इन गन्नों का रस से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। यह सच है ना गुरुजी? बिल्कुल ठीक। तुम किसानों के गन्ने खरीदने के मिले तैयार रहती है और उन्हें नगद पैसा भी देता है। इसलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसी भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगा कर उपजा कर नकदी प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें उन गन्नों
से रस निकालकर चीनी बनाती है और फिर यही चीनी बोरों में भरकर पहुंचाती है। छोटे किसान गन्नों की पुराई खलिहानों में ही करके तैयार रस से गुड़ बना लेते हैं। इन गुड़ों की भी बिक्री सहज ढंग से ही हो जाती है। गुरुजी आगे बोले, वहाँ बहुत सारे लोगों को इन चीनी मिलों में रोज़गार मिलता है क्योंकि देखिए चीनी जब उत्पादन होता है तो चीनी मिलों में रोज़गार उत्पन्न होता है। स्थानीय लोग गन्ने को ढोने ट्रैक्टर खरीद कर किराए पर देते हैं। गन्ना के उत्पादन से किसानों के अलावा कई लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है। तभी मंजू बोल उठी, हाँ सर, मेरी मौसी का घर सारण जिले में है। कहाँ पर है? सारण जिले में। आपको अब सारण जिले का फैक्ट आपको लेना है कहाँ से? गूगल से कि सारण जिले का बॉर्डर क्या होता है सारण छपरा में, और कौन कौन से लीडर हैं जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिए हैं। अब देखिएगा वहाँ चीनी मिलें भी हैं और चॉकलेट भी बनती हैं। अब देखिए गुड़ से रिलेटेड कर दिया। वह जब भी आती हैं हम लोगों के लिए गुड़ की ढेलियाँ और ढेर सारी चॉकलेट लाती हैं। गुरुजी बोले, वैसे आपकी बोली भी गुड़ जैसी ही मीठी है। चलिए आप टिफ़िन का समय हो गया है। हाँ हाँ, चलो चलो सब चलते हैं। पता कीजिए गन्नों का किसानों मेले में जाकर कैसे तौलते होंगे। बच्चों से पूछा जा रहा है कि बताइए इतने बड़े गन्ने लंबे लंबे कैसे तौला जाता है। और तैयार चीनी को बाजार में भेजने के लिए तौलते होंगे। और तैयार चीनी को बाज़ार में भेजने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती होगी। छोटे किसान गन्ने के छिलकों का क्या उपयोग करते हैं, सोचकर बताइए। बेतिया के ईख उत्पादन कागज़ मिलें और डिस्टिलरियों को कच्चे माल भी उपलब्ध कराते हैं। बताइए इसका कैसे संभव। बेतिया कहाँ पर है? ये चंपारण में। अब वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। समझते हैं वन्य प्राणी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं? बाघ, भालू, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे जानवर जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण जंगल काटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर अभयारण्य में रात्रि समय में बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। तो ये जब बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि चंपारण में कौन सा नेशनल पार्क है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। यहाँ पर बाघों के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू, हिरन भी बहुलता में मिलते हैं। वाल्मीकि नगर अभयारण्य के अतिरिक्त रोहतास का कैमूर अभयारण्य। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न है क्योंकि कैमूर अभयारण्य तो कैमूर में होना चाहिए, लेकिन ये रोहतास ज़िला में कन्फ्यूज़ कर सकता है बीपीएससी। रोहतास जिले का कैमूर अभयारण्य, ये एक फैक्ट है। रोहतास जिले में कौन सा अभयारण्य? कैमूर। नालंदा जिले का राजगीर अभयारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य। ये चारों फैक्ट है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में, रोहतास जिला का कैमूर अभयारण्य और नालंदा जिला का राजगीर अभयारण्य, गया का गौतम बुद्ध अभयारण्य और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। भीम बांध कहाँ पर है? मुंगेर में है। कौन सी पहाड़ी में? खड़गपुर की पहाड़ी में, याद रखेंगे। अब देखिए ये भी कन्फ्यूज़न कर सकता है खड़गपुर, क्योंकि हमारे पास एक ज़िला है भी है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का भी है खड़गपुर। तो याद रखेंगे खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। पूछेगा खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये मुंगेर में है। भीम बांध भी कहाँ पर है? ये भी इससे क्वेश्चन है। मुंगेर, भीम बांध मुंगेर में है। इसके गर्भ जल के सोते किसी को भी मन मोह सकते, क्योंकि भीम बांध में गर्भ जल के भी सोते मिलते हैं। आपको राजगीर में भी हमने बताए थे। गंगा और सोन नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच नीलगाय को दौड़ते देखेंगे। इन दियारे के बीच नीलगाय दौड़ते मिलता है। यहाँ सांप के विभिन्न प्रजाति मिलती है। कौन कौन से सांप? गेहुअन, जिसको कोबरा बोलते हैं, करैत, धामिन इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार बेगूसराय जिले का काबर झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देशी विदेशी पक्षियों के झुंड आते हैं। आपको याद करना है कि बेगूसराय में एक काबर पक्षी झील है। कौन सा है? बेगूसराय। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। बेगूसराय में इसको ना 38वां वर्ल्ड हेरिटेज, सॉरी ये बोलते हैं 38वां जो है ये बनाया गया है, रामसर साइट बना दिया गया है। 38वां काबर पक्षी झील बीपीएससी 67वीं में पूछा है। फिर देखेंगे पटना नगर निगम में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान। आपको बता दें संजय गांधी जैविक उद्यान जो है एक जंगली जानवरों के लिए देखने का एक आकर्षक जगह है। ये पटना में है, याद रखेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान। फिर देखेंगे जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट साइबेरियन करेन आते हैं। कब? जाड़े के मौसम में।
फिर देखेंगे प्रवासी पक्षी होते हैं साइबेरियन करेन, भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वॉच टावर बनाने का निर्णय लिया ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सकें। अब आइए जनसंख्या पर बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,38,010 देखिएगा 10,38,04,637 है। इस तरह से लगभग बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। बिहार में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद फिर महाराष्ट्र का, फिर बिहार का तृतीय स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। अधिकतर लोग गांव में बिहार में रहते हैं। यहाँ कई बड़े नगर भी हैं। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। पटना में सबसे ज़्यादा घनत्व है। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है? पटना में है। बिहार में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसका प्रभाव वनों को काटकर लगातार खेत बनाया जा रहा है। घन खेती करने में भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह एक ही खेत से लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यहाँ यह भी भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारक है। शहरों की वृद्धि से परिवहन साधनों में भी वृद्धि होती है। इन कारणों से प्रदूषण फैल रहा है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है। फिर सभी पढ़े लिखे स्वस्थ रहें ताकि सबका सपना सच होना चाहिए। क्रियाकलाप है बिहार के नक्शे पर झीलों को दर्शाइए और वहाँ जहाँ वन पाए जाते हैं, वन ना हो तो क्या होगा सोचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। बिहार में पाए जाने वाले जंगली जानवर की सूची बनाइए। बिहार को मानचित्र सभी जिले दिखाकर उसे अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। आइए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, उसको भी देख लें। पहला क्वेश्चन है, रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। तराई क्षेत्र में, पटना से पूरब में, पटना से पश्चिम में, शाहाबाद में। तो ये ताल क्षेत्र आपको बताए थे रबी फसलों के लिए, तो पटना से पूरब में स्थित हैं। ऑप्शन बी सही होगा। सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, तो बताइए कहाँ पे होगा? तराई क्षेत्र में, राजगीर में, कैमूर में, मंदार हिल में। सोमेश्वर पहाड़ियाँ जो है उन्होंने दिए हैं क्या? सोमेश्वर पहाड़ी राजगीर को सही माना है, लेकिन हमको लगता है तराई क्षेत्र। आपको जो सही लगता है इन दोनों में, राजगीर के एरिया में दिया उन्होंने, हम कहते हैं तराई क्षेत्र में होगा। तो आप बताइए, इसमें कन्फ्यूज़न बनी हुई है। तराई उन्होंने ऑप्शन बी को मारा है। नेक्स्ट देखेंगे, सरेसा क्षेत्र आपको हम बताए थे। सरेसा क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल तो नाम ही नहीं था। सुपौल, सहरसा, सुपौल, अररिया का नाम ही नहीं था। वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर ये थे। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली एसएमबी, इसको क्या बोलते हैं? सरेसा क्षेत्र। तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध एक स्थान है। गन्ना उत्पादन के जिले हैं, बताइए। किशनगंज में तो जूट होता है, गन्ना उत्पादन नहीं होता, तो पहले ही कट गया। पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर का कोई नाम नहीं होता है। गया, नवादा, बिहार ऐसा भी नहीं होता। गोपालगंज और बेतिया और मोतिहारी में गन्ना का उत्पादन होता है, क्योंकि नेपाल से मिलते हैं इसके बॉर्डर में। किसके? बेतिया के, पश्चिम चंपारण के। खाली जगहों को भरिए। बिहार के डैश भाग पर वन पाए जाते हैं। कौन से भाग पर पाए जाते हैं? कैमूर का क्षेत्र में भी बोल सकते हैं, राजगीर में भी बोल सकते हैं, और कुछ अररिया, पूर्णिया में भी कुछ विरल वन का विस्तार होता है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने? 38। कांवर झील, ये क्वेश्चन बना हुआ है। कांवर झील किस जिले में है? कांवर पक्षी झील बेगूसराय जिले में। बेगूसराय में बरौनी की फैक्ट्री भी है। 1666 में लगाया गया था बेगूसराय में। और आपको बताना कोई एक कवि बेगूसराय से है, उसका नाम लिखना कमेंट बॉक्स में। भीम बांध अभयारण्य, ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी पूछा। बीपीएससी ने भीम बांध अभयारण्य कहाँ के? खड़गपुर की पहाड़ी में है। कहाँ पर है? किस जिले में है? मुंगेर जिले में है। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। बिहार की चौहदी लिखिए, तो हमने बता दिया है। पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर में नेपाल है, पूर्व में बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है। ताल क्षेत्र की विशेषता तो आपको बता दी है कि पटना के पूर्व क्षेत्र को ताल क्षेत्र बोला जाता है, और ये रबी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। धान की फसलें वहाँ नहीं के बराबर होती है। यहाँ पे मेड़ जो होते हैं बारिश के मौसम में टूट जाते हैं। सरेसा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आपको बताया? एसएमबी याद करेंगे, ठीक है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली को सरेसा क्षेत्र एवं तंबाकू उत्पादन के लिए। और उनका क्या महत्व है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देश विदेश में भी जाते हैं इसके तंबाकू। हमारे अपने ही ज़िले में दूसरे ज़िले में एक्सपोर्ट करते हैं। बिहार के ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में ही क्यों है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइएगा क्यों। क्योंकि वहाँ पे आपको बता दिए, क्योंकि ऊपर से जो नदियाँ आती हैं नेपाल से, और वो क्या लेकर आती हैं? चूना युक्त होती है, और चूना युक्त वगैरह इससे, और वहाँ पे बहुत सारे नदियों का बाढ़ से जो
उपजाऊ होता मिट्टी को, इससे गन्ना की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है, इसलिए हमारे गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है तो मिल की फैक्ट्री ज़्यादा लगता है। बाढ़ का पानी उतरते ही गाँव एवं घरों में प्राथमिक ज़रूरतों को लिखें। तो बेसिक नीड है कि आपको मेडिसिन, खाने की चीज़ें और जो भी मवेशियों की चीज़ें वो सारे इकट्ठा कर लें। बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाई झेलनी पड़ती है, तो आप देखेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसको डिस्कस करना है। बाढ़ से बचाव का क्या समाधान है, ये भी आपको लघु उत्तर होगा, दीर्घ उत्तर में। आप हमारे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।